यस मैम। ओके आपको पता है कि लास्ट टाइम हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आप जो है ये 2-3 स्टेप में होती है कि आप पहले वाइटल डाटा लेते हो, फिर आपने जनरल एग्जामिनेशन करनी होती है, फिर आपने सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें आप अपेरेंटली देख के या पेशेंट से बात करके आपको जो चीजें पता लग रही थी, ठीक है, ये उनके बारे में था। अब बेटा हम लोग उसकी जनरल अपीयरेंस के बारे में हम पढ़ चुके हुए थे, आज उसकी स्पीच के बारे में। ठीक है, डिस्फोनिया एक टर्म है जिसके अंदर वॉइस इम्पेयरमेंट हो जाती है, डिफिकल्टी होती है बोलने में। ठीक है, डिसआर्थरिया में ये होता है कि आर्टिकुलेशन में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें स्पीच के मसल्स इफेक्ट हुए होते हैं। जब स्पीच के मसल्स इफेक्ट होते हैं तो आवाज जो है वो आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, आर्टिकुलेशन में डिफिकल्टी हो रही होती है। इस टर्म को आप कहते हैं डिसआर्थरिया। और जिसमें वॉइस इंपेयरमेंट हुई होती है, ये बोलने में इशू होता है, ठीक है, वो लेरेंक्स में अगर कोई इशू है ना उस वजह से हो रहा है, तो ये डिस्फोनी है। ठीक है, फिर ये डिसआर्थरिया तो नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आर्टिकुलेशन में डिफिकल्टी हो रही है, और डिस्फोनिया में वॉइस में डिफिकल्टी है, बोलने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, फिर एक टर्म होती है डिसआर्थ्रोफोनिया, उसका भी नेम इंडिकेट कर रहा है कि डिस्फोनिया और डिसआर्थरिया दोनों चीजें जिस पर्सन के अंदर है उसको आप डिसआर्थ्रोफोनिया कहते हो। फिर एक टर्म होती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में ये होता है कि पर्सन को ये नॉलेज ही नहीं होती कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, उससे वो उसकी वो कह रहे हैं कि कंप्रीहेंशन इम्पेयर होती है, मींस कि उसे पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, और हॉर्सनेस ये होता है कि अगर जो हार्श ब्रीथी वॉइस होती है, भारी सी आवाज होती है, आवाज के साथ आपको गड़गड़ सी फील हो रही होती है, ये हॉर्सनेस होती है। ठीक है, तो वॉइस रिलेटेड ये टर्म है। अगर एक पर्सन आपके पास आया है, उसकी आवाज खराब हुई हुई है, तो आप लिख लेते हो खुद ही से। अब आपने बेटा ये नहीं पूछना कि आपको डिस्फोनिया है या नहीं, आपने वो बोल रहा है, आपने सुना कि उसकी आवाज खराब हुई हुई है, आपने लिख लिया डिस्फोनिया। ठीक है, फिर एक पर्सन आया आपके पास, आपने देखा कि उसको आर्टिकुलेशन में डिफिकल्टी हो रही है, मींस कि उसके स्पीच मसल्स जो हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आपने अपनी हिस्ट्री में लिख लिया कि इस पर्सन को डिसआर्थरिया भी है। अब एक पर्सन को आर्टिकुलेशन में भी डिफिकल्टी हो रही थी और बोलने में वॉइस भी उसकी खराब थी, तो आपने लिख लिया कि ये पर्सन है डिसआर्थ्रोफोनिया का। ठीक है, और एक पर्सन बस आपके पास आया है और वो बस बोली जा रहा है, उसे खुद को नहीं पता वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आपने लिख लिया कि पेशेंट डिस्फेजिया के साथ आया। और हॉर्सनेस में होता है कि उसकी आवाज जो है वो हार्श हुई होती है। ठीक हो गया। डिस्फेजिया आपके पास जो पेशेंट आएंगे उनमें डिस्फेजिया बहुत कॉमन होगा, क्योंकि स्पेशली जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं इनमें आप अक्सर देखो तो उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें वो क्या बोल रहे हैं वो। ठीक है, और डिसआर्थरिया के पेशेंट भी स्ट्रोक के अंदर होते हैं जिनसे बोलना नहीं जा रहा होता। ठीक है, और डिस्फोनिया तो ये गला खराब हो तो आवाज नहीं खराब हो जाती, तो ये डिस्फोनिया हो गया। अच्छा, अब बात आती है पोजीशन एंड पॉस्चर की। इसके बारे में कहते हैं कि ये पर्सन के स्टेटस और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता चलता है कि एक पर्सन जो है वो पेन में है, हेल्दी है। ठीक है, तो इसको उसने 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है, एक्टिव, पैसिव और कंपल्सिव। एक्टिव पोजीशन तो आप मतलब समझते हैं कि अगर वो अपनी हैंड्स फीट की, अपनी बॉडी की मूवमेंट इजीली परफॉर्म कर पा रहा है, खुद परफॉर्म कर पा रहा है, तो ये एक्टिव पोजीशन है। अगर पेशेंट खुद नहीं परफॉर्म कर पा रहा, कोई उसकी ये मूवमेंट, सपोज आप आईसीयू में गए हो, खुद वो पेशेंट मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है, अनकॉन्शियस है, तो आप लिख दोगे कि पेशेंट इज इन पैसिव पोजीशन। कंपल्सिव स्पाइन पोजीशन में होता है कि पेशेंट जो है नीचे को बेंड हो रहा होता है। ठीक है, अपनी लेग्स के ऊपर बेंड हो रहा होता है। अमूमन जब पेट में दर्द हो, जैसे एक्यूट पेरिटोनाइटिस की पेन है या एपिगैस्ट्रिक पेन है, इसमें क्या होता है, पेशेंट लीन बेंड कर रहा होता है, लीन फॉरवर्ड कर रहा होता है, उसको पेन हो रही होती है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पर्सन हर वक्त इस पोजीशन में रहता है, इट मींस कि उसके इंटरनली उसको कोई इशू है जिसकी वजह से, कोई पेन है जिसकी वजह से वैसे बेंड हो रहा है। अच्छा, फिर है कंपल्सिव प्रोस्टेट पोजीशन। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है अपने आप को पेन से बचाने के लिए या अपने मसल्स को रिलैक्स फील कराने के लिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी अपनी बैक की पोजीशन बना लेता है। ठीक है, जैसे आप लोग करते हो ना, ऐसे साइड पे बेंड होके रखते हो, क्यों, क्योंकि आपके बैक मसल्स पेनफुल होते हैं। ठीक है, और इस सेंस में जो है आपको बैक के मसल्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, तो आप इस पोजीशन में सुकून फील करते हो। इससे कंपल्सिव प्रोस्टेट पोजीशन
फिर उसके बाद है कंपल्सिव साइड वे पोजीशन। अगर बेटा चेस्ट में पेन है, प्लूरेसी है, कोई इन्फेक्शन है, उस साइड पे पेन हो रही होती है, और क्या होगा, उधर उसने हाथ रखा होगा और उस साइड पे बेंड हुआ होगा। ठीक हो गया। फिर ऑर्थोपनिया का पेशेंट, बेटा जिस पर्सन को लेट के सही तरह सांस नहीं आता ना, उस वो ऐसे बैठा होगा उठ के, ठीक है, या ये पोजीशन होगी उसकी हॉस्पिटल में, या उसने अपनी हेड साइड बहुत अबव रखी होगी, या बहुत ही ज्यादा हाई पिलो के साथ वो लेटा होगा। क्यों? क्योंकि वो जब लेटता है तो उसको सांस लेने में डिफिकल्टी। ठीक है। ये सीओपीडी के पेशेंट की पोजीशन है, कहते हैं, जिसके अंदर पेशेंट आपको क्रॉनिकली इल नजर आ रहा है, इससे बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, ये 2-3 वर्ड्स बोलता है और इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ठीक हो गया। ये इसके इंटरकॉस्टल मसल्स की रिट्रैक्शन हुई है, मींस के इसके, ये देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स आपने देखा है कैसे अंदर को गए हुए हैं, मींस के उनकी रिट्रैक्शन हुई है। ठीक हो गया। और ये इसलिए इस तरह अपराइट पोजीशन में बैठा हुआ है क्योंकि जब ये लेटता है तो इसको डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। और इसमें कितनी ज्यादा मसल वेस्टिंग हो गई हुई है इस पेशेंट में। ये सीओपीडी का पेशेंट है, मींस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है। उसके बाद आ जाती है गेट। आप जिस तरह चलते हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी है तो ऑब्वियसली आपकी गेट पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है। अब वो उसने बताया कि हेमिप्लेजिया का पेशेंट भी जो है वो, अब यहाँ पे उसने एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन खैर सिर्फ पिक्चर से ही बताया है कि हेमिप्लेजिया का पेशेंट ऐसे पाँव जो है वो घसीट के चलेगा, पार्किंसन का पेशेंट झुक के चलेगा, सेरिब्रल एटेक्सिया के पेशेंट को पता ही नहीं होगा, वाइड बेस होगी, एक टांग किधर को जा रही है, एक टांग किधर को जा रही है, उससे नहीं पता होगा कि वो किधर को जा रहा है, उसके कंट्रोल में नहीं होगा। फुट ड्रॉप में ये होगा कि वो अपना पाँव उठाएगा और उसको धड़म से यहाँ पर नीचे फेंक देगा, क्योंकि उसका फुट जो है वो ड्रॉप है। ठीक है। धड़म से फेंकेगा भी नहीं, बल्कि उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सब खुद उठा उठा के यहाँ पर रख रहा होगा आगे को। ठीक है, सीधी सीध के उठा उठा के आगे को रख रहा होगा। और एटैक्सिया का पेशेंट अपना फुट उठाएगा और उसे ड्रम करके नीचे रखेगा, क्योंकि एटैक्सिक मूवमेंट है, मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है उसका। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने ये देखना है कि पर्सन ने अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल कैसे रखा हुआ है। पर्सनल हाइजीन के अंदर ये चीजें आती हैं कि वो शावर लेता है, उसके हेयर वॉश्ड हैं, उसके हैंड्स वॉश्ड हैं, शेव्ड है, डिओड्रेंट यूज किया हुआ है, टीथ ब्रश किए हुए हैं या नहीं, ये सब चीजें उसकी पर्सनल हाइजीन में आती हैं। ठीक है। ब्रेथ ऑर्डर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हुए थे। क्या उसकी जो है, अगर कभी आप जाओ ना सीओपीडी के पेशेंट के पास या किसी पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट के पास जाओ, तो उसमें से, उसके ब्रेथ में से बहुत स्मेल आ रही होती है, तो उससे आपको पता चलता है कि इस पर्सन के अंदर म्यूकस है, रेशा है इस पर्सन के अंदर, जो इतनी ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है। ठीक हो गया। फिर ये हैंड्स एंड आर्म्स बेटा बहुत कॉमन है। नेल्स 3 तरह के हो जाते हैं किसी भी डिजीज में। क्लबिंग है, कॉइलिनाइकिया है, एंड ल्यूकोनाइकिया है। पामर एरिथीमिया है, डिप्टेरिन कंट्रैक्चर है, और हिपैटिक फ्लैप है। बेटा नॉर्मली क्या होता है कि आप जब अपनी दोनों साइडों के नाखूनों को ज्वाइन करते हो ना, तो ऐसे बीच में एक विंडो बनती है। ठीक है। लेकिन क्लब्ड जिसके हुए हो नेल्स, उसमें ये विंडो नहीं बनती। ठीक है। ये देखिए दोनों को उसने ज्वाइन किया, विंडो बनी है बीच में, इनके तो दोनों ज्वाइन ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो इंटरफेलेंजियल जो है ना, प्रॉक्सिमल जो है वो ऊपर होता है और डिस्टल वाला नीचे होता है। लेकिन एबनॉर्मल में आप देख रहे हो क्लबिंग में कि ये जो डिस्टल है ये क्या हुआ हुआ है, ये ऊपर हुआ हुआ है, प्रॉक्सिमल नीचे हुआ हुआ है। इस वजह से बेटा वो विंडो नहीं बनती, क्योंकि ये मैम ये क्लबिंग क्यों होगा? बेटा क्लबिंग यहाँ पर बताया नहीं हुआ कि किस डिजीज की वजह से होता है, लेकिन मोस्टली जो है ये जो आपके होते हैं ना सीओपीडी के पेशेंट या पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट होते हैं, उसमें क्लबिंग हुई होती है। ठीक है। मैम ये सारे नेल्स में हो जाता है कि किसी एक नेल पे भी हो? सब पे क्या होगा, अब ये आपने देखा कि नॉर्मल के अंदर जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो नीचे था, इस वजह से विंडो बनती थी, क्योंकि ये दोनों जब आपस में कोइंसाइड करते हैं, ये प्रॉक्सिमल दोनों बड़े हैं, ये जब ज्वाइन करते हैं तो डिस्टल में विंडो बन जाती थी। लेकिन अब जब डिस्टल बड़ा हो गया तो फिर वो विंडो नहीं बनेगी। इट मीन्स कि उसका क्लब्ड है, उसका नेल क्लब्ड है। उसके बाद है कोइलिनाइकिया, इसके अंदर इस तरह के नेल्स हो जाएंगे। ठीक है। फिर ल्यूकोनाइकिया, ये लिवर डिजीजेस के अंदर होता है, इसके अंदर व्हाइट होंगे, अंदर स्केल्स होंगे, लाइंस होंगी। ठीक है। अगर कोई पर्सन निकोटीन लेता है तो निकोटीन स्टेनिंग की वजह से उसके ये ऑरेंज ऑरेंज नेल्स हो जाएंगे। फिर एक टर्म है 11, 12, 13,
नाइकोमाइसिस है, इसमें ये देखिए उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। पैरानाइकिया, इसके अंदर ये क्या है कि इन्फेक्शन हुआ हुआ है स्किन का। अब ये ऑन नाइकोमाइकोसिस और पैरानाइकिया में क्या डिफरेंस है इन्फेक्शन, लेकिन इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ हुआ है नेल का और इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ हुआ है स्किन का, ठीक हो गया। और ये पता नहीं टर्म मुझे नाम भूल गया, और उसके ऊपर जो है वो शो नहीं हो रहा, स्क्रीन आ रही है ये जो टर्म है ना, इसके अंदर ये है कि नेल जो है वो नेल बड के साथ सेपरेट हो गया है, ठीक है। और इसीलिए वो देखिए स्टिग्मा के अंदर देख रहा है क्योंकि नेल जो है वो नेल बड से सेपरेट हो गया। ये चारों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लबिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लबिंग के बारे में बहुत पूछते हैं, और ये कॉइलोनाइकिया और लिकोनाइकिया जो है इसके बारे में भी, इन तीनों के बारे में ज्यादा पूछते हैं, ये चारों इतने कॉमन नहीं है। हैंड्स जो है ये देखिए रेड हुए हुए हैं, ये जो पामर साइड है ये आपने थोड़ी थोड़ी स्वेल और आपको रेड फील हो रही है, तो ये पामर एरिथीमा है, हो गया। फिर डुक्टायरन कंट्रैक्चर में उसकी पामर साइड पे ये आप देख रहे हो फिंगर का कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, इसे डुक्टायरन कंट्रैक्चर कहते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक्रोमेगैली का मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि उसके फिंगर्स की ब्रॉडनिंग हो गई होती है, उसकी हैंड्स की ब्रॉडनिंग हुई हुई है, ठीक है। फिर जो फेस और आईज है, इधर लिखी हुई है ना, इधर आगे लिखी है ना, इधर है ना। हाँ, फिर बेटा ये जो फेस और आईज है ना, इससे आपको पता लगता है। आपको पता है कि आप जब जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जो है इसको मैं नहीं बदलूंगी। मैम आपका माइक म्यूट है। बेटा कंजक्टिवा आप देखते हैं जब आपने पेशेंट का अनीमिया देखना हो, अनीमिया लेवल देखना हो, ठीक है। कंजक्टिवा जो है वो लोअर आईलिड के लेवल पे होता है और स्क्लेरा जो है वो अपर आईलिड है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी आंख इस तरह नीचे करके देखता है ना, तो वो कहता है इसमें खून की कमी है, ठीक हो गया। तो ये उसको अनीमिया है, ठीक है। और अगर वो आपकी अपर आईलिड जो है उसको ऊपर करके देखता है और फिर वहां से उसको पता चलता है कि येलोइश हुई हुई है, इसकी आई मींस कि इसको जॉइंडिस हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता लगा है कि नीचे से क्या देखते हैं, ऊपर से क्या देखते हैं, ठीक है। स्क्लेरम। ठीक है, अच्छा, ये वही दिखाया हुआ है। ये देखिए बेटा, ये नॉर्मल पेशेंट की हैंड है और ये जॉइंटिस के पेशेंट की हैंड है, ठीक है। ये भी उसकी टंग मैम टंग भी एनीमिया में येलो। तो खून की कमी होती है और जॉन्डिस में, जी बेटा, एनीमिया में तो खून की कमी होती है जॉइंटिस बेटा जो तो येलो हो जाती है। ओके मैम। ये देखें, आई येलो हुई है, हैंड येलो हुए हैं, यस टंग येलो हुई है, फेस येलो हुआ है। मैम एक्चुअली वो पूछना चाह रही है कि एनीमिया में तो ब्लड की मतलब डिक्रीज हो जाता है ना, इस वजह से मतलब उसकी कमी की वजह से होता है, लेकिन जॉन्डिस में ऐसी कौन सी चीज कम हो जाती है जिसकी वजह से येलोइश हो जाता बेटा जॉन्डिस भी होता है, आपको पता है कि गॉल ब्लैडर से जो है वो एक निकलता है, एंजाइम निकलता है, ठीक है। है? जो जी। उस चीज उसको जो है वो कर्नी साइड जिसको आप कहते हैं। अच्छा, फिर बेटा लिम्फ नोड्स जो है ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जर्नल एग्जामिनेशन करते हुए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कभी बेटा आपका गला खराब हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ, तो अदर देन टंग डिप्रेसर उसने आपको और कैसे चेक करता है, मैम लिम्फ नोड आपको पर गले पेट पे, करता है गले के पास। गले के पास पैल्पेट करता है ना, तो वो यही होती हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। इन ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पैल्पेट करके देखते हो। बेसिकली ये क्या होता है कि आप ये लिम्फ नोड्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जब कोई आपकी बॉडी कोई सी इन्फेक्शन को फेस कर रही होती है ना, तो उस इन्फेक्शन से आपको बचाने के लिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये स्वेल हो जाती हैं इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, ठीक है।
तो वो स्वेल लिम्फ नोड्स आपको फील होती हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये एंटीरियर साइड पे, नेक की एंटीरियर साइड पे ये पैल्पेट कर रहा है, ये एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, सर्वाइकल में ही है, एंटीरियर साइड पे ही है, एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है। ठीक हो गया। अब ये देखिए लिम्फ नोड्स ऑफ हेड एंड नेक में वो कह रहे हैं कि प्री ऑरिकुलर होती है, मींस ऑरिकुलर मींस ईयर एंड प्री मींस ईयर से पहले, यहाँ पर आपको फील हो रही होंगी। ठीक है, पोस्ट ऑरिकुलर भी होती है। इस लेवल पे आपको टॉन्सिलर फील होती है। ठीक है, टॉन्सिल आप यहीं से हाथ लगा के चेक करते हो ना कि हाँ जी भी सूजा हुआ है। ठीक हो गया। जो मैंडिबल के नीचे है वो सब मैंडिबुलर है, और यहाँ पर इस बोन को आपको पता है मेंटल कहते हैं, तो इस बोन के नीचे क्या होगी, सब मेंटल होगी। ये सर्वाइकल में एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सर्वाइकल, ये सर्वाइकल में पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर सर्वाइकल, और क्लेविकल के ऊपर होंगी, उन्हें आपको हो गया सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक हो गया। प्री ऑरिकुलर होती हैं ईयर से पहले, टॉन्सिलर यहाँ पर होती हैं, मैंडिबल से नीचे सब मैंडिबुलर, मेंटल से नीचे सब मेंटल, एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सर्वाइकल, और सुप्रा क्लेविकल जो है वो अबव क्लेविकल। एक्सिला के अंदर होती है बेटा, एक्सिला में भी पैल्पेट करते हैं, ये देखिए एक्सिला में पैल्पेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये आप देख रहे हो, ये इसकी जो है एनलार्जमेंट हुई हुई है लिम्फ नोड्स की, ये तो बहुत ज्यादा अपेरेंट है ना इस पेशेंट की। वैसे अक्सर आपको इतनी अपेरेंट फील नहीं होती है, आपको ना गिल्टियां से फील हो रही होती हैं। आप अक्सर कहते हो कि मेरी गिल्टी बन गई है, तो वो फिर आपके डॉक्टर चेक करता है, वो कहता है कि आपकी लिम्फ नोड्स स्वेल हुई है। ये है बेटा एक टर्म वेरिकोज वेन, ये आपने बहुत दफा देखा होगा, इन्हें स्पाइडर वेन भी कहते हैं, सब वेन्स के गुच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, किसी कंप्रेशन की वजह से लेग पुलिंग हो रही है, मींस कि ब्लड जो है वो आपकी लेग्स की तरफ आ रहा होता है। जब आप ज्यादा देर खड़े रहते हो, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो, या फिर आप जो है टांगे लटका कर बैठे होते हो, तब ये होती है। और ये हार्ट पेशेंट्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है, जिसमें ब्लड जो है वो इजीली पैल्पेट पंप नहीं कर रहा होता बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद है वाइटल साइंस में, वो कहते हैं कि पल्स लेते हैं 60 to 100 पर मिनट जो है, ये कॉमन होती है। बच्चों में ज्यादा होती है। इमोशनल इफेक्ट मींस कि आप पेन में हो, टेंशन में हो, परेशान हो, कम बढ़ जाती है। एज के साथ ये कम हो जाती है, और रात को सोते हुए भी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है। ठीक है, इससे आप जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक होती है। ब्लड प्रेशर सेगमोमेनोमीटर से चेक होता है। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज आपको पता ही है। इसके बाद बेटा अब जनरल एग्जामिनेशन तो सारा हो गया, अब आ जाए सिस्टेमिक एग्जामिनेशन पे। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में हम स्क्रीनिंग में भी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, कि जब आपने सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करना है तो आपने कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, तो इसलिए उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ यहाँ पर ये बताया हुआ है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एग्जामिन करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, हीमोपोएटिक सिस्टम देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंसेस। बेटा इस तरह थोड़ा सा इस चीज को स्मार्टली लेते हैं कि अब किसी पर्सन को चेस्ट में पेन है, तो आप उस चीज से पूछोगे, आप उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन पूछ लोगे, और आप उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन पूछ लोगे। ठीक है, अब ये तो नहीं ना बेटा कि उसको चेस्ट में पेन है तो आप उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो, या नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के या यूरिनरी सिस्टम के, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, इसके क्वेश्चंस कब पूछने चाहिए, जब आपके पास कब आता है क्वेश्चन? बताएं बेटा।